नमस्कार प्रिय साथियों, मैं बादल वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग एक तरीके से पहनावे के सामाजिक इतिहास के बारे में डिस्कस करे थे, जिसमें हमने समचीरी लॉ के बारे में डिस्कस किया था। जब समचीरी लॉ एक तरीके से फ्रांस में इसकी शुरुआत हुई, ये लगाया गया, तो लोगों पर किस तरीके का जो प्रभाव था वो देखने को मिला। और उसके बाद हमने बात की कि किस तरीके से जो समचीरी लॉ को पूरी तरीके से हटा दिया गया, तो समाज में किस तरीके के जो बदलाव थे वो आए थे। तो देखिए, जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नए दौर के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो समाज में बदलाव आए और किस तरीके के लोग जो हैं वो कपड़ों की वैरायटीज़ पहनते थे, यानी कि किस तरीके की सामग्रियों को पहनते थे। और फिर हम बात करेंगे जो दो विश्व युद्ध हुए थे, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, उसमें महिलाओं की कार्य स्थिति और उनके जीवन पर क्या परिवर्तन आया। तो हम थोड़ा एक तरीके से अपने फ्लैशबैक में जाके अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। तो ये है हमारा नया दौर। तो देखिए, तो नई सामग्री से अर्थात यानी कि किस तरीके के लोग जो है वो कपड़े पहनते थे। तो आप लोगों को बता ही दूं, तो 17वीं शताब्दी में जो है सबसे ज़्यादातर जो महिलाएं थी वो आम तौर पर क्या पहनती थी, फ्लेक्स लिनन या ऊन के कपड़े। तो मैं आपको बता दूं, जो ये इन वैरायटीज़ के कपड़े पहने जाते थे वो बहुत ज़्यादा धोने में आसानी नहीं होती थी, क्योंकि आज के समय में हमारे पास आधुनिक युग में बहुत सारी वॉशिंग मशीन्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हाई टेक है। वो किसी भी तरीके के कपड़े को धो सकती है, सुखा सकती है। बट उस टाइम में इस तरीके की कोई भी वॉशिंग मशीन नहीं होती थी जो कपड़ों को इतनी अच्छी ज़्यादा तरीके से धो सके। तो ये कपड़े जो हैं वो ना धोने के कारण इतने ज़्यादा प्रचलन में नहीं थे, परंतु फिर भी इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता था, बट बहुत ही कम पैमाने पर। फिर सन 1600 के बाद जब भारत में एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार करना शुरू किया, तो फिर उसमें बहुत सारी सस्ती, रख रखाव और आसान जो भारतीय छीट थी, तो कई यूरोपीय देशों में काफ़ी ज़्यादा सुप्रसिद्ध हुई। तो हमने जैसे अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था भाई, जो औद्योगिक क्रांति है, तो औद्योगिक क्रांति के बारे में हमने जब बात की थी तो उसमें हमने कई सारे कपड़ों के बारे में देखा था जो कि भारत में ही बनाए जाते थे, जिनके एक तरीके से भारत में ही तैयार किए जाते थे, और उनकी जो डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा यूरोपीय देशों में बढ़ गई थी। जैसे एक छीट का वस्त्र था, तो छीट का जो कपड़ा था वो काफ़ी ज़्यादा यूरोपीय देशों में सुप्रसिद्ध था। फिर हम औद्योगिक क्रांति के बारे में बात की, जिसके दौरान हमने 19वीं सदी में ब्रिटेन सूती कपड़ों का जो थोक उत्पादन था वो देखा कि भारत सहित कई देशों में निर्यात करना जो है वो शुरू हो गया। तो यूरोप के कई बड़े तबकों के लिए जो सूती वस्त्र था अब आसानी से उपलब्ध हो गया। फिर 20वीं शताब्दी आई, तो 20वीं शताब्दी में इतनी ज़्यादा एक तरीके से मतलब टेक्नोलॉजी आ गई कि कृत्रिम रेशों से बने हुए कपड़े जो है वो बनाने शुरू कर दिए गए, जिसमें काफ़ी ज़्यादा उन्हें आसानी होती थी साफ़ करने में और पहनने में। फिर महिलाएं जो थी एक तरीके से उन्होंने भारी भरकम उलझाऊ अंतर्वस्त्र को 1870 के दशक में धीरे धीरे त्यागना शुरू कर दिया। तो हमने देखा था कि भाई, जो महिलाओं की स्थिति थी समाज में, तो किस तरीके के वो कपड़े पहना करती थी, जो कि सर से लेकर एड़ी तक हुआ करते थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि 1914 में जब एक तरीके से विश्व युद्ध हुआ, तो विश्व युद्ध के दौरान बाद में 1915 तक जो महिलाएं एड़ी तक अपने कपड़े पहनती थी, अब वो उनके जो है पिंडलियों तक सरक आए, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से छोटे कपड़े और जो कि उनके लिए आरामदायक हो वो उन्होंने पहनना पसंद किया। जैसे कि देखो, मैं आपको उदाहरण के लिए एक चित्र दिखा देता हूँ जिससे आपको इजीली समझ आ जाए। तो देखिए, ये आपको चित्र देखकर समझ आ गया होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1915 में कुछ इस तरीके के जो है वो कपड़े पहना करते थे, बट उससे पहले इस तरीके के जो है वो कपड़े पहने जाते थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं चित्र में क्या बताने की कोशिश की गई है। तो मध्य और उच्च वर्ग की महिलाओं के पहनावे की शैलियाँ जो थी वो बदल गई थी और झालर भी जो है वो गायब हो गई थी। अब देखिए, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रितानी हथियार फैक्ट्री में काम करती महिलाएं, और इस समय युद्ध के चलते उत्पादन की मांग को पूरा करने के लिए हजारों की तादाद में औरतें काम करने के लिए बाहर निकली और सहज गति की ज़रूरत के पहनावे की शैलियाँ भी बदली। तो देखिए, तो किस तरीके से जो ये महिलाएं हैं वो काम कर रही हैं। अब बात करते हैं महायुद्ध के बारे में।
तो महायुद्ध में एक आखिर महिलाओं पर किस तरीके के जो प्रभाव थे वो पड़े। तो महिलाएं परिधान में एक तरीके से कई जो प्रभाव थे वो विश्व युद्ध के दौरान हुए। तो यूरोप में जो ढेर सारी औरतें थी वो जेवर और बेशकीमती कपड़े पहनना छोड़ दिया था, क्योंकि उच्च वर्ग की जो महिलाएं थी वो अन्य तबकों की नारियों से घुलने मिलने लगी थी। क्यों? क्योंकि एक तरीके से जब विश्व युद्ध हुआ तो काफ़ी सारी जो महिलाएं थी उन्होंने घुल मिलकर रहने की कोशिश की और साथ ही वो एक तरीके से सारे कामों को किया करती थी। तो जब घुल मिल गई तो उन्होंने इस तरीके के जो कपड़े थे या बेशकीमती वो जेवर पहना करती थी, उन्होंने ये सब चीज़ें छोड़ दी, जिससे सामाजिक जो सीमाएं थी गरीबी और अमीरी की वो बिल्कुल टूट गई और महिलाएं जो थी वो एक जैसी ही दिखने लगी। फिर पहले विश्व युद्ध जो कि हमें पता है कि 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1918 में वो ख़त्म हुआ था। तो उसके दौरान कपड़ों के छोटे होने के निहातक व्यावहारिक कारण थे, जैसा कि ब्रिटेन में 1917 तक आते आते 70,000 औरतें हथियार की फैक्ट्री में काम कर रही थी। तो जब हथियारों की फैक्ट्री में एक तरीके से काम कर रही थी तो वे ब्लाउज व पैंट की कामकाजी वर्दी पर ऊपर से स्कार्फ डाल लेती थी। बाद में इस वर्दी में ओवरऑल के साथ टोपी का भी रूप ले लिया गया और जंग के लंबा खींचने के साथ साथ चटक रंग गायब होने लगे, हल्के रंग पहने जाने लगे, यानी जो कपड़े थे वो सादे और सरल हो गए। तो स्कर्ट तो छोटे ही हुए और ट्राउज़र भी जल्दी ही जो थे पाश्चात्य महिलाओं के पोशाक का अहम हिस्सा बन गए। इससे उन्हें चलने फिरने और बेहतर आज़ादी हासिल हुई, जिससे सबसे ज़रूरी सहूलियत की खातिर औरतों ने बाल भी छोटे कराने शुरू कर दिए। तो यानी कि एक तरीके से जो महिलाएं थीं उनकी स्थिति में काफ़ी ज़्यादा जो चेंजेस थे वो आने शुरू हो गए। यानी कि अब जो एक तरीके से उनको पहले एक तरीके से काफ़ी भारी पोशाक उनको पहननी होती थी, काफ़ी भारी भारी जेवर उनको पहनने होते थे, जिनसे उनके चलने फिरने की क्षमता जो है वो ख़त्म हो जाती थी। और अब उनका जो जीवन था एक तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा स्वतंत्र हो गया था, क्योंकि वो अपने हिसाब से जो है वो कपड़े पहन सकती थी। यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा जो कपड़े अब पहनती थी वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आरामदायक होते थे। ठीक है, अब बात करते हैं 20वीं सदी के। तो 20वीं सदी के आते आते जो कठोर और सादगी भरी जीवन शैली थी वो गंभीरता और प्रोफेशनल अंदाज का पर्याप्त हो गई। बच्चों के नए विद्यालयों में सादी पोशाक पर जोर दे दिया गया और तड़क भड़क के हतोत्साहित किया गया, और लड़कियों के पाठ्यक्रम में भी जिम्नास्टिक व खेलों का प्रवेश हुआ। खेलने कूदने में उन्हें ऐसे कपड़ों की दरकार दी गई जिससे उनकी एक तरीके से गति और बाधा न पड़े। उसी तरह काम हेतु बाहर जाने के लिए उन्हें आरामदेह और सुविधाजनक कपड़ों की ज़रूरत थी। तो इस तरह आपने गौर किया होगा कि किस तरीके से जो इतिहास था वो समाज के बरसस्त इतिहास से नथा गुता है। तो हमने ये भी देखा कि किस तरीके जो पहनावे और खूबसूरती की परिभाषा थी वो समाज में प्रभुत्वशाली संस्कृति और रवैये से तय होती है, और कैसे ही ख्याल वक्त के साथ बदल जाते हैं। और ये भी साफ हो गया कि किस तरीके से जो सुधारक थे और रूढ़िवादी थे उनके बीच इन आदर्शों को शकल देने के लिए संघर्ष चले, और टेक्नोलॉजी व अर्थव्यवस्था के बदलाव तथा नए वक्त के दबाव में लोगों और परिवर्तनों की ज़रूरत का एहसास कराया। क्योंकि देखिए सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए एक तरीके से समाज में बदलाव, एक नई सोच, और फिर होता है हमारी टेक्नोलॉजी। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम उससे काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक न्यू इन्वेंशन के आइडियाज़ हैं तो हम उससे काफ़ी कुछ एक नया कर सकते हैं जो समाज में अब आप मान रहे होंगे, जैसे कि आज 21वीं सदी चल रही है। तो 21वीं सदी चल रही है तो ये भी कहीं ना कहीं इतिहास में जो है वो दर्ज होगी। तो यानी कि इसमें भी कोई ना कोई एक तरीके से कमी होगी जो 21वीं सदी चल रही है। आप लोग भी कई सारी कमियां जो है वो देखते होंगे। तो उन कमियों को देखते हुए जो लोग इनमें एक तरीके से सुधारकों का काम करेंगे उनका इतिहास में जो है वो नाम दर्ज होगा ही होगा। जैसे आज हम 20वीं सदी के बारे में बात करते हैं, 19वीं सदी के बारे में बात करते हैं, 16वीं सदी के बारे में बात करते हैं, तो इसी तरीके से जब एक तरीके से 22वीं 23वीं सदी चलेगी तो 21वीं सदी के बारे में भी ज़रूर बात की जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अलग होगी। यानी कि जिसमें अधिकतम इतिहास के साथ साथ साइंस भी घुला मिला होगा। जैसे कि हमने अपने इतिहास में भी कुछ साइंस के बारे में बात की कि भाई इसका आविष्कार तब किया गया, उसका आविष्कार तब किया गया, तो इसी तरीके से 21वीं सदी के बारे में भी बताया जाएगा। तो मैं आपको एक तरीके से यही राय दूंगा कि इतिहास को पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप जो है अतीत में जाकर फ्यूचर में जाने की सोचें, तो तभी आप एक तरीके से अपने प्रेजेंट को बेस्ट कर पाएंगे। तो यही सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है,
और मेंस के एग्ज़ाम में भी हम लोगों को अपनी एक एडवांस थिंकिंग के साथ ही लिखना है, क्योंकि देखो साधारण सी सोच तो एक तरीके से सबके अंदर होती है, यानी कि हमारे पास एक माइंड होता है, तो माइंड साधारण सोच तो सभी सोच सकते हैं, यानी कि 10 अगर व्यक्ति हैं तो 10 व्यक्ति के पास भी माइंड होगा बिल्कुल, और तो 10 व्यक्ति एब्सोल्युटली राइट वे में ही सोचेंगे किसी भी चीज़ को। बट हमें ऐसी थिंकिंग के साथ सोचना है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक फ्यूचर के लिए भी एक नई राह दे सके, जिससे लगे कि हाँ भाई कि आपके अध्ययन करने का कुछ ना कुछ एक तरीके से पर्पज़ है और अध्ययन करने का कोई ना कोई एक बड़ा फ़ायदा है। तो लोगों को, समाज सुधारकों को एक इस तरीके से सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, ठीक है ना, तो आप सभी लोग जो है यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो उसी तरीके से आप लोगों को अपनी एक थिंकिंग रखनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने देखे होंगे कि किस तरीके से समाज में उतार चढ़ाव आए। तो इसी के साथ मैं अपने चैप्टर को एक तरीके से क्लोज करता हूँ। कल फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे, जय हिंद।